तो बहुत से साधकों का शायद ये अनुभव होगा कि जब किसी से बात करो ध्यान की, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति परेशान है, अगर ये ध्यान का अभ्यास करेगा तो ये ठीक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रूफ है? साइंटिफिक प्रूफ क्या है? ख़ासकर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं अ, तो वो प्रूफ माँगते हैं। उनमें से भी बहुत सारे तो हैं जिनको तुरंत बात समझ आ जाती है और वो बोलते हैं कि हम भी ट्राई करेंगे। तो ऐसे लोगों को कन्विंस करने के लिए ताकि वो मान जाएँ और थोड़ा ट्राई करें, तो थोड़ा-सा साइंस के दृष्टिकोण से ध्यान के बारे में अगर हम बोल सकें, उनको कन्विंस कर सकें तो फ़ायदा हो सकता है। तो दलाई लामा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। अभी जो रिसर्च चल रही है ध्यान पे, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया में अलग-अलग प्रकार से, कि ध्यान से ब्रेन में क्या होता है और फिर शरीर में क्या होता है और आस-पास का जो वातावरण है, पेड़-पौधे हैं, क्या उन पे भी फ़र्क पड़ता है इत्यादि, बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो दलाई लामा जी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उनको ये जो नोबेल प्राइज़ मिला, ये 1989 में 1989 में। तो उनकी मुलाकात उसके बाद हुई नासा से, तब तक वो फ़ेमस बहुत हो चुके थे पूरी दुनिया में नोबेल अवार्ड के कारण। तो नासा के वैज्ञानिकों ने बोला कि अ, कुछ उनसे डायलॉग चल रहा था। तो दलाई लामा जी ने बोला आपके पास ऐसे यंत्र हैं जिनसे पता चले कि ध्यान से क्या होगा? मतलब ब्रेन के अंदर क्या चेंज आती है, उसको नाप सकें। उनके पास कुछ-कुछ थे उस समय, अभी तो बहुत एडवांस्ड है कि वो तो है। तो दलाई लामा जी ने बोला मेरे पास 5,000 बहुत गहरे साधक हैं, मेडिटेटर्स हैं या बुद्धिस्ट मंक, आप उन पे एक्सपेरिमेंट करो। तो वो लोग धर्मशाला आए भारत में, हिमाचल प्रदेश में जहाँ की दलाई लामा जी ज़्यादातर रहते हैं, जब वो भारत में रहते हैं तो वहाँ नासा वाले आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और जो रिज़ल्ट्स थे वो कमाल के थे। तो एक तो वो कि भई नासा ने ध्यान के बारे में जो-जो लिखा, थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा और ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक शायद लोगों को लगे एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न। एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज़ मिला 2009 में और किस बात पे मिला? उसने टीलोमियर्स का पता लगाया। अभी टीलोमियर क्या है? तो हमारी कोशिका में एक चीज़ होती है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम लगभग शक्ल ऐसी समझ लीजिए और उस क्रोमोसोम के ये जो 4 एंड हैं, तो इन पे टोपी जैसी चीज़ें होती हैं, टोपी जैसी आकृतियाँ समझ लीजिए। तो जब सेल का डिवीज़न होता है, 1 कोशिका की 2 कोशिका बनती है, तो ये जो चीज़ है ये क्रोमोसोम, ये भी रेप्लिकेट होता है, 1 के 2 हो जाते हैं और हर बार जब 1 कोशिका के 2 कोशिकाएँ होती हैं, ऐसे करके हमारा शरीर बढ़ता है, तो ये जो टीलोमियर्स हैं, ज़रा-ज़रा करके छोटे होने लगते हैं और कहते हैं कि इसीलिए अ, हमारी हम फटाफट बूढ़े हो जाते हैं और अगर ये टीलोमियर्स का जो छोटा होना है, वो किसी कारण से रुक जाए, तो हमारी उम्र काफ़ी लंबी हो जाएगी। एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न ने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि जो लोग ध्यान करते हैं, उनके टीलोमियर्स छोटे नहीं होते ज़्यादा। उनकी जो गति है छोटे होने की बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट से, अब जब एक्सपेरिमेंट से दिखा दिया तो कोई नकार नहीं सकता था। तो एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज़ इसी बात के लिए मिला। तो ये बहुत बड़ा सबूत है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि यार जब इतनी रिसर्च हो चुकी है, तो आप भी ट्राई करो।
अब 2 प्रकार की रिसर्च हो रही है, एक तो ब्रेन में क्या होता है, ज़्यादातर रिसर्च जैसे नासा वालों ने यही देखा पहले कि ब्रेन में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं। लेकिन फिर दूसरे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये देखा कि शरीर में केमिकल्स क्या-क्या बनते हैं, ध्यान से क्या-क्या चीज़ें बनती होंगी। तो मैं कुछ-कुछ के नाम लूँगा, ये ज़्यादा तो फिर हैवी हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, लेकिन कुछ-कुछ 3-4 चीज़ें। तो ये चीज़ बनती है, जिसको रेस्वेरेट्रोल कहते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी है, रेस्वेरेट्रोल। रेस्वेरेट्रोल एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि हमारी कोशिकाओं को नष्ट होने से, टूटने-फूटने से रोकती है। ये हमारे शरीर में अ, ये क्रिया चलती रहती है कि सेल्स को नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ें होती हैं और ये जो रेस्वेरेट्रोल है, ये सेल्स को ठीक रखता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारी बीमारियाँ होंगी ही नहीं, अगर ये शरीर में ठीक-ठाक बने। अब अगर आप डाइट से लेना चाहो, तो फिर बहुत प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये पर्पल ग्रेप जूस है, पीनट है, रेड वाइन है, इस प्रकार की बहुत बड़ी लिस्ट है, जिनसे मिलेगा बहुत जगह तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको। तो चलो पीनट मिल जाएगी, मूँगफली, कई लोगों को मूँगफली डाइजेस्ट नहीं होती। अब रेड वाइन है, तो सबको तो नहीं मिलेगी। तो मेडिटेशन से बहुत बड़ी मात्रा में बनता है शरीर में। आपको भोजन में वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान करोगे तो आप जो भी खाते हो, सिंपल सब्ज़ी-रोटी इत्यादि कुछ भी, उसी से सब कुछ बन जाएगा। ध्यान उसमें मदद करेगा। तो बहुत सारी बीमारियाँ तो होंगी ही नहीं, जैसे ये जो है रेस्वेरेट्रोल, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन नहीं होने देता, लिवर की बीमारियों को रोक देगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, ओबेसिटी, ज़्यादा वज़न, ज़्यादा भारीपन, अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ इस प्रकार की और बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ, जैसे अल्ज़ाइमर्स बहुत खतरनाक है। तो ये इनके होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाएगी, कोई अगर रेगुलर मेडिटेशन करेगा और लंबे समय तक। एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी धमनियों में जो खून बहता है, उसके फ्लो को सही रखता है। उसके फ्लो को सही रखने से क्या होगा कि ब्रेन की हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, आर्टरीज मतलब धमनियों के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए, पैंक्रियाज के लिए, इन सब अंगों को बहुत हेल्दी रखने में नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। और जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस स्ट्रक्चर से समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन का अष्टक यहाँ पूरा नहीं है। एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। और ध्यान से इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, 1000%। 1000% का मतलब ल लगा लो कि करीब 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज़्यादा मात्रा में ये बनने लगता है, रेगुलर बेसिस पे जो लोग ध्यान करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने आज शुरू किया, तो 2-4 महीनों के बाद आप देखोगे कि नहीं। तो ये दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। एक और है, बहुत ही कमाल की चीज़, जिसको ग्लूटाथियोन कहते हैं और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। तो ग्लूटाथियोन जो है, इसको कहते हैं कि सभी एंटीऑक्सीडेंट्स की मदर है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट अभी हम इसका ज़िक्र कर रहे थे कुछ देर पहले भी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, हमारे शरीर में एक प्रकार के ऐसे केमिकल होते हैं जिनको फ्री रेडिकल कहते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी कोशिकाओं को तोड़ते रहते हैं, उनको खराब करते रहते हैं और उनको, वो जो खराब करने वाले हैं, उनको ये बराबर कर देता है, उनको ये शरीर से निष्क्रिय कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। ग्लूटाथियोन, और इसको बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों में होता है आजकल, काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ गई कि एंटीऑक्सीडेंट क्या-क्या है, किस-किस चीज़ में है। तो जैसे कि फलों में, वेजिटेबल्स में,
और जो मांसाहारी लोग हैं तो मांस इत्यादि में अब फल और सब्जियाँ कई जगह ठीक से नहीं मिलती, तो क्या कमी रह जाएगी? तो डॉक्टर लोग तो जानते नहीं है, वो तो बोलेंगे कि ये शरीर में कमी रह जाएगी। विटामिन बी 12 है, आजकल उसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, विटामिन बी 12 ये अगर शरीर में बन रहा है, तो कोई कमी नहीं आएगी इस प्रकार की और ये कैसे बनेगा? ग्लूटाथियोन, ये बनेगा मेडिटेशन से। तो अब ये तो लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा इतने में समझदार आदमी इतने में समझ जाएगा कि यार इतनी रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट लोग जब इतना ज़्यादा बोल रहे हैं और हालाँकि जो साधक है गहरा वो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इम्प्रेस नहीं होता इस रिसर्च से क्योंकि ये रिसर्च कितनी भी कर लें वैज्ञानिक लोग ये वहाँ नहीं पहुँच सकते, जहाँ हमारा अनुभव हमको ले जाता है। असली कन्विक्शन तो आएगा जब ध्यान का अनुभव होता है। और उस गहराई तक विज्ञान कैसे जाएगा? विज्ञान को पदार्थ चाहिए छानबीन के लिए। तो लेकिन ये कन्विंस करने के लिए, ये जो मैं न्यूरोलॉजी की बात करता हूँ, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन उसका बैलेंस इत्यादि, इत्यादि। तो ये भाषा इसलिए कि कभी-कभी ज़रूरी होती है, दूसरों को कन्विंस करने के लिए। जो साधक है, जो अनुभव कर रहा है, उसको ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो संत है, मिस्टिक है, उसकी जो लाइन है तो उसको विज्ञान नहीं चाहिए, उसका अलग विज्ञान होता है। और लेकिन जो वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसका बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे समझाएँ? तो इसलिए मैंने सोचा कि ये उन साधकों के लिए जिनके आस-पास और दोस्त लोग हैं जो कन्विंस नहीं होते, तो एक ये इस प्रकार की रिसर्च बीच-बीच में करके और तब आप साइंटिफिक व्यू उनको दे सकते हैं।